ही 2-3 तो क्वेश्चन है इसके। चलें ठीक है, बैठते हैं आप। चलो दे दो यार डस्टर, बैठ जाओ आप ऐसे। डस्टर ही चोरी हो गया। चलो एक पेज दे दो फिर, कोई कपड़ा या पेज दे दो कोई। चलो मिटा दें। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखें बच्चों, इस चैप्टर के 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। और इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही चीज़ पेपर में आएगी एक चैप्टर में से, या तो कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर आपका कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। तो वैसे मेरा ख्याल है कि इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ें वैसे तैयार करें। और हमारे जो पहले 4 चैप्टर्स होने वाले हैं, यानी कि पहले 3 चैप्टर्स, और इसके बाद हम चौथा चैप्टर करेंगे। तो जब आप यानी कि 5वां करेंगे, जब ये चैप्टर्स आप अच्छे से कर लेंगे तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, 3 आपने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है कि नहीं। तो एक चैप्टर मज़ीद हम सर्कुलर मोशन वाला हम इसी मंथ में स्टार्ट करेंगे और उसको ख़त्म कर लेंगे। तो ये करने के बाद आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं यानी कि 16 मार्क्स के, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है, उसको तो इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन ये आपने अच्छे से करने हैं। इसके बाद एक पोर्शन रह जाएगा हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस का, क्योंकि 3 आपने अटैम्प्ट करने हैं। वैसे करवाना मैंने सारा ही है, सिलेबस मैं सारा कंप्लीट करवाऊँगा, लेकिन ये है कि पहले देखें, वो मैं एक उस्ताद की बात सुन रहा था, वो बायो के ही थे, मैं उनका मैं यूट्यूब के ऊपर लेक्चर देख रहा था, तो वो बड़ी प्यारी बात कर रहे थे। कह रहे थे कि भाई आप ई कैट या एम कैट की तरफ जाने से पहले आप पहले अपने मार्क्स को देखें कि मैंने मार्क्स कैसे 1100 में से 1050 प्लस यानी कि 1050 प्लस लेने हैं। उसके लिए 2 काम आप करें। एक तो कुछ बच्चे ये करते हैं कि वो उनको ये पढ़ा होता है कि भी हमने ई कैट देना है या एम कैट देना है, तो हम सारा सिलेबस करते हैं। कोई शक नहीं इसमें कि आप सारा करें, लेकिन सारा करने वालों को थोड़ा सा रगड़ा भी बाद में फिर लग जाता है, क्योंकि एट दी एंड सारा सिलेबस कवर नहीं बंदे से होता। सारा पूरा साल पढ़ें, लेकिन जब आपने नंबरों की तरफ जाना है तो कोशिश करें कि पहले तो जो 3 पेयर्स हैं आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, उनके जो क्वेश्चन यानी कि चैप्टर्स बन रहे हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करें, फुल अच्छे से करें वैसे सारे, लेकिन 3 अच्छे से करें, यानी कि 6 चैप्टर्स आपको सही तरह आने चाहिए। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो तो इतने आसान होंगे कि 60% आपके एक्सरसाइज में से आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, और जो 40% बच रहे हैं वो चैप्टर के अंदर से कहाँ से आएंगे वो भी इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताते जाएंगे, और बाद में भी हम डिस्कशन करेंगे। और MCQs वो एक सेकंड चीज़ है, उसको जब आप लॉन्ग और ये शॉर्ट कर लें तो मोस्टली उसी में से वो अटैम्प्ट हो जाते हैं, इतने कोई टफ़ नहीं आते कि आप MCAT या ECAT का कोई पेपर दे रहे हैं। तो पहला तो आप ये कोशिश करें कि आप FSC में अच्छे नंबर जो हैं वो हासिल करें। जब अच्छे नंबर ले लेंगे तो MCAT ECAT देने के बीच में आपके पास काफ़ी 4-5 महीने का गैप होता है। उस 4-5 महीनों फिर आप बैठ के तसल्ली से तैयारी करें। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो जो लाजमी चीज़ें हैं पहले वो हम तैयार करेंगे, समझेंगे हम सारा, लेकिन जब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि पहले जो 5 चैप्टर्स हैं, यानी कि पहला चैप्टर छोड़ के अगले 4 चैप्टर्स, उनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके ईजीली अटैम्प्ट हो जाने हैं, और इतने कोई टफ़ चैप्टर्स भी नहीं थे, आपने पढ़ लिए हैं सारे, ठीक है। अगर किसी के रहते हैं तो इंशाल्लाह बाद में हम कंप्लीट करके उसको एक दफ़ा राउंड लगाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि साथ साथ काम करें। बच्चे ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि हम एट दी एंड जाके कर लेंगे। देखें बेटा, अगर तो मेरा फ़िज़िक्स का 2 घंटे का लेक्चर होता ना, फिर तो मैं इधर ही आपको करवा के भेजता। 2-2 पीस करके ले अंडे खाना है आप लोगों ने, बताइए खाना है? बाज़ार से बेटा मिल जाता है ये, नहीं असल में एक ही है, आप यहाँ तो आप खा लें। तो
मेरे हाथ भी सही वाले हुए थे। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक चीज़ तो है कि दो आपको बेटा नसीहतें हैं। एक ये कि आप साथ साथ डेली रूटीन वर्क आप तैयार करें। दूसरा कॉलेज में ये है कि आपको वो जब आपके टेस्ट होते हैं या सेंडअप्स होते हैं वहाँ आप दें पेपर ना दें, चॉइस होती है स्टूडेंट्स के पास, पूछ गछ भी कोई नहीं होती। लेकिन इंशाल्लाह यहाँ भी एडवांटेज होगा कि जब आपके टेस्ट होंगे, यहाँ पे स्कूल वाला माहौल है तो लाजमी आपको देने पड़ेंगे, पूछ गछ भी होगे, तो वो एक एज मिल जाएगा आपको एडवांटेज कि इंशाल्लाह फिर तैयारी और अच्छी हो जाएगी। लेकिन साथ साथ आप कोशिश करेंगे जो हम कर रहे हैं वो साथ साथ डेली थोड़ा थोड़ा काम है वो करते जाएं। फ़िज़िक्स का तो इतना आसान काम है कि अगर आप घर जाके 15 मिनट ही पढ़ लेना, सिर्फ 15 मिनट, तो काम हो जाता है। ठीक है कि नहीं? तो चलें बच्चों, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। मिठाई खा ली, अब एनर्जी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4.8 है, कह रहा है कि बताएं कि इनमें कौन कौन सी एनर्जी पाई जाती है। तो 4.8 तो ए वाला जो है स्प्रिंग के अंदर होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों। बी हाई डैम के अंदर जो पानी होता है, अब वो हाइट पे पड़ा होता है ना पानी, तो उसमें बेटा उसमें जो एनर्जी होती है न्यूटन इधर, उसमें एनर्जी होती है हाई डैम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। और सी पे है मूविंग कार के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 कह सकते हैं आप। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी की समझ ले टाइप है, तो वही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आप वो दोनों कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कह लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह लो। जब आप ग्रेविटेशनल का वर्ड यूज़ करेंगे तो आप विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से कह रहे हैं। जब आप इलास्टिक, फिर इधर भी आपको चले इधर आप जब इलास्टिक वर्ड यूज़ करें तो फिर ये इलास्टिक प्रॉपर्टी के बायस है। ये अगर आपने लिखना है साथ तो बेहतर है, अगर आप कह रहे हैं तो लिख लें, ज़्यादा बेटर है उससे भी। हाँ जी, बस इतना ही आप पूरा लिख लेना कि स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी है, द स्प्रिंग पोजेसेस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड द बी द वाटर इन हाई डैम पोजेसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द मूविंग कार हैज़ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, इतना आप में बेटा हो कि आप लिख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। आगे है जी 4.9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ जाता है ये सवाल, 9 वाला भी, 5 वाला भी और 10 वाला भी। ठीक है, अच्छा कह रहा है गर्ल है, वो उसके हाथ से कप गिरता है, अब उसने कप पकड़ा हुआ है, विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, डेफिनेटली वो फिर पीसेस में कन्वर्ट होगा, टुकड़े बनेंगे उसके, फिर बाद में उसके टुकड़े होंगे, जिसने गिराया है अम्मी उसके टुकड़े करेंगी। व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व, बताएं कि कौन कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है और किस किस एनर्जी में चेंज हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब लड़की ने कप को पकड़ा हुआ है हाइट पे, चलें ये कोई है जनाब, उसने कप पकड़ा हुआ है हाथ में, ठीक है, तो कप जो है वो ग्राउंड से ऊपर है, तो उसके पास कौन सी है पोटेंशियल। फिर अगेन आप ग्रेविटेशनल वर्ड यूज़ कर लेंगे, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी एज यू विश। जब वो ड्रॉप होगा तो पोटेंशियल किस में चेंज होगी, जब वो कप आगे ज़मीन के साथ टकराएगा तो काइनेटिक किस में चेंज होगी, साउंड एंड हीट में, फ्रिक्शन के बाइस। ठीक है, सो व्हेन अ कप जी is dropped from a certain height, its potential energy changes into kinetic energy, and when it strikes, और जब ये टकराएगा, स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड के साथ टकराएगा, इट्स काइनेटिक
energy changes into sound and heat energy ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन का जिक्र करना कर ले, नहीं करना तो भी ठीक है बच्चों। अच्छा, एंड वाला सवाल है। अच्छा, ये लड़की वाली उसने बात कर दी है कि वो कप गिराती हैं। अच्छा, अब लड़कों की शरारतें भी आ गई हैं। 4.10 कह रहा है कि लड़का है और वो उसके हाथ में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैटापुल्ट है यानी गलेल है एक उसके पास, और वो उससे एक पत्थर थ्रो करता है और विच एक्सीडेंटली स्मैशेस। एक्सीडेंटली तो नहीं होता, हादसाती तौर पे तो नहीं ना पत्थर जाके से खिड़की को लगता, लड़का खुद ही मारेगा ना। तो चलें, बहरहाल मर्जी है उसकी। तो पत्थर गलती से जाके इसको लग जाता है, एक खिड़की को लग जाता है घर की। उसके बाद फिर क्या होता है वो इधर लिखा नहीं हुआ, बाद में बड़ी गालियाँ पड़ेंगी उसको। लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस, बताएं कि कौन कौन सी एनर्जी इसमें चेंजेस आ रही हैं और कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है। सो वेरी सिंपल। जब फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्टोन के पास जब आपने गलेल को खींचा होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली इब्तदा में द स्टोन हैज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी which changes into kinetic energy when it is thrown, जब इसको फेंका गया है। later on, बाद में, when it, वो हटाएं पीछे से बेटा, when it hits the window, जब ये जाके खिड़की के साथ टकराएगा, its kinetic energy will be changed into sound and heat energy। ठीक है बच्चों। इनिशियली which changes thrown later on, ये वाला, ये ड्यू टू फ्रिक्शन चेंजेस। चलें करें कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा, बड़ा हो रहा है ना भी, आहिस्ता आहिस्ता। हो गया बच्चों। तो ये हमारे इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम इसके अब प्रॉब्लम्स करने लगे हैं एक्सरसाइज वाले। डस्टर किधर रख दिया बेटा, एहसन ये दे मुझे, यहाँ से पता ना लगे पूछ लेना है। जी, क्योंकि स्टोन के पास फिर काइनेटिक एनर्जी होगी, जब वो टकराएगा तो वही काइनेटिक साउंड और हीट बन जाएगी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। करें जी शुरू। थर्ड लाइन है थ्रोन लेटर ऑन बाद में। 4.1 प्रॉब्लम है जी। शुरू करें जी बच्चों। लिखें आप शाबाश।
जी बेटा, later on when it hits the window, its kinetic energy will be changed into sound and heat energy. हो गया बच्चों? चलें जब आगे देखें, कह रहा है कि एक बंदा है, उसने हाथ में एक मशीन नहीं होती घास काटने वाली, वो पकड़ी हुई है और उसके ऊपर वो अपने हाथ से कितनी फोर्स लगा रहा है, 40 न्यूटन, और वो कितने एंगल के साथ फोर्स लगा रहा है, 20 डिग्रीज़ के एंगल के साथ, और कितनी लंबी उसने पट्टी घास की काटनी है, 20 मीटर लंबी, 20 मीटर लंबी ना ऐसे घास की पट्टी है, उसको उसने काटना है। अच्छा जी, बताएं कि वो अपने हाथ से या रेडी से कितना वर्क कर रहा है, वो वर्क आपने बताना है जी। तो एज वी नो वर्क किसके इक्वल होता है, एफ डी कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। अंडरस्टैंड? आगे जी प्रॉब्लम नंबर 4.2 है बच्चों। कह रहा है कि अ रेन ड्रॉप, एक बारिश का कतरा है, उसका मैस कितना है, 3.35 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम। आगे कह रहा है कि वो वर्टिकल वेलोसिटी से नीचे को आ रहा है, यानी कि वर्टिकली वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे को आ रहा है ग्रेविटी के ज़रिए असर, और उसके ऊपर फ्रिक्शन भी लग रही है। इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर, कितना डिस्टेंस या कितनी हाइट कवर करके आ रहा है वो, 100 मीटर। जब वो नीचे को आएगा तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो चीज़ें फाइंड करें जी। कह रहा है एक वर्क फाइंड करें जो ग्रेविटी के बाइस हो रहा है, और दूसरा वर्क फाइंड करें जो कि फ्रिक्शन के बाइस हो रहा है। तो बेटा देखें, जब ड्रॉप डाउनवर्ड फॉल करेगा नीचे को, तो उसके ऊपर डाउनवर्ड एक्ट कर रही है कौन सी बेटा, ग्रेविटी की फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फ्रिक्शन इसको किसको, किधर को इसको पुश करेगी, ऊपर को। हवा ऊपर को गई ना, ऊपर रहो, और ग्रेविटी नीचे को इसको लाएगी। अच्छा जी, तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो किधर को होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा बेटा, आपको पता है कि जब छठे चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह के बारे में, या कांस्टेंट वेलोसिटी कब होती है, जब दोनों फोर्सेस जो बैलेंस हो जाती हैं ना, कि जितनी फोर्स ग्रेविटी की एक्ट कर रही है और उतनी फ्रिक्शन की, तो वो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रॉप नीचे को आता है। यानी कि दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, लेकिन आपस में डायरेक्शन में क्या होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है। इसका मतलब ये कि अगर हम डाउनवर्ड वाली फोर्स का वर्क निकालें तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लें, और अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको क्या कंसीडर कर लें, नेगेटिव। तो यानी कि एक ही वर्क निकाल लें, दूसरे के साथ माइनस लगा दें। ठीक है, तो जब आपका वो किसी हाइट से आ रहा है, जो भी वो ड्रॉप है, तो उसके पास डेफिनेटली जो वर्क डन है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है बेटा, तो ग्रेविटी के बाइस पोटेंशियल एनर्जी अब किसके इक्वल होती है, mgh के इक्वल होती है। तो m तो आपके पास है, कितना है, 3 g भी है, सारा कुछ ही है, 3.35 इंटू 10⁻⁻5 इंटू जी 9.8 इंटू h कितना है जी, 100 मीटर्स। तो अब आप मुझे बताएं कि कितना वर्क आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। ये आएगा बच्चों 0.0328 जूल। ठीक है, अच्छा, तो इधर आप लिख सकते हैं द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस अगेंस्ट, मुखालिफ है, द ग्रेविटी। ठीक है बच्चों जी,
हाँ अभी लिखने लगे ना, जब अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा तो फिर क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन वाला जो वर्क है उसको हम क्या ले लेंगे, अगर उसको mgh लिया था तो इसको क्या ले लेंगे, माइनस mgh। अब mgh की वैल्यू तो आपके पास आई है 0.0328, तो बस इसके साथ ये माइनस आ गया। ठीक है बच्चों, तो इतने जूल वर्क करेगी आपकी फ्रिक्शन। ठीक है जी। नोट कर लें शाबाश जी। हाँ ये वर्क डन बाय ग्रेविटी जी, मैंने शॉर्ट लिख दिया, इसका मतलब ग्रेविटी है, पूरा लफ्ज़ आप लिख लेंगे ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। हो गया। इसके बारे में ये 10 के ऊपर 2, ये जब 40 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना cos 20 के साथ, तो कैलकुलेटर के ऊपर ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। ठीक है, आपको पावर लगानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ वहाँ पे ये आंसर आएगा 750 ये आएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, आप दोनों लिख दें तो भी कोई इशू नहीं। ठीक है, आप दोनों बेशक लिखते हैं अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो रही। वैसे इधर पावर के बगैर होना चाहिए था क्योंकि इतनी को बड़ी रकम तो है नहीं, सिंपल फॉर्म में भी ये 750 आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो वो 7.51 है, 7.51 भी साथ लिखना लिख लें, तो नहीं लिखना तो ऐसे भी ठीक। राउंड उसको साइंटिफिक में करेंगे तो वो बन जाएगा। ठीक है बच्चों। आगे प्रॉब्लम नंबर 4.3 है बच्चों। शुरू करें। कह रहा है कि नेक्स्ट पेज के ऊपर है। कितना टाइम रहेगा इस लेक्चर के और होने में? 45 पे ख़त्म होना है लेक्चर? 40 पे 5 मिनट रह गए फिर। चलें तो आगे देखे, कह रहा है 10 ब्रिक्स 6 सेंटीमीटर थिक and mass 1.5 kilogram lie flat on a table. How much work is required to stack them one on the top of another? देखिए एक टेबल है हमारे पास, उस टेबल के ऊपर आपने 10 ईंटों को तह दर तह रख देना ऊपर एक दूसरे के ऊपर। पहली ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, ये इधर को जा रही है, आठवीं, नौवीं और 10वीं। ठीक है, ये पिज़्ज़ा टावर बन गया। असल में वो सीधा ईंटें ऊपर ज़्यादा चली जानी थी ना। चलें अब देखें जी, सीधा इसको वैसे बनाएं। हम फ्री देख रहे हैं। अब देखें जी पिज़्ज़ा टावर, ये बहुत ही पिज़्ज़ा है। चलें अब इधर देखें, वो कह रहा है कि इन 10 ईंटों को सीधा ऐसे ऊपर रखने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकाल के बताएं। तो बेटा देखें, जो पहले वाली फ्लोर होती है या पहली ईंट होती है या पहली मंजिल होती है उसको 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं करते। जैसे हमारे गांव में लोग वैसे ये गलत बात कहते हैं, कहते साढ़े 2 मंजिली कार है। 2 मंजिली नहीं होता, वो 1 मंजिली होता है। जब 2 मंजिली आपने बनाया कि नीचे भी है ऊपर भी है, क्योंकि 0 पहली जो फ्लोर होती है उसको ग्राउंड फ्लोर या 0 फ्लोर कहते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर मंजिल बनी है वो फर्स्ट फ्लोर होगी, उससे ऊपर होगी अगर 3 बनाई होंगी तो फिर 2 मंजिली होगा। तो यानी कि स्टार्ट हम 0 से लेंगे इस केस में। ठीक है बच्चों? तो 0 फ्लोर से हम पहली ईंट से स्टार्ट ले रहे हैं, तो पहली के पास जो एनर्जी होगी उसको कह लें mgh।
दूसरी के पास जो होगी वो 1 mgh, वो 1 से अब चला गया ना, 2 mgh, तीसरी के पास 3 mgh, चौथी के पास 4 mgh, चौथी नहीं पाँचवीं के पास, छठी के पास है 5 mgh और सातवीं के पास है 6 mgh, आठवीं के पास 7 mgh, नौवीं के पास 8 mgh और 10वीं के पास 9 mgh। तो हमने टोटल वर्क निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी ईंटें रखने के लिए कितना वर्क हमें करना पड़ा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पहले हम इसका डाटा बनाते हैं कि उसने कहा है कि एक ईंट की जो ऊंचाई है ना बेटा, यानी कि उसकी मोटाई उसने थिकनेस दी हुई है, यानी कि उसकी हाइट दी हुई है एक ईंट की। देखें बच्चों, ईंट का जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं? 100 से डिवाइड करके, यू विल गेट 0.06 मीटर। अच्छा, जी कितना होता है बच्चों? 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मैस कितना दिया हुआ एक ईंट का? 1.5 किलोग्राम। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, हमें टोटल वर्क फाइंड करना है जो कि इन ईंटों को रखने में हमें लगाना पड़ेगा। सो ये पकड़ें जी। देखें बच्चों, जो टोटल वर्क डन है, टोटल जो वर्क डन हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, वो इक्वल किसके है? 0 mgh प्लस 1 mgh, टोटल हमें करना पड़ रहा है ना। तीसरे के ऊपर 2 mgh प्लस 3 mgh प्लस 4 mgh प्लस 5 mgh प्लस 6 mgh प्लस 7 mgh प्लस 8 mgh प्लस 9 mgh। डॉट डाल के बाद फिर मसला बनेगा, ऐसे हल करना आसान हो जाएगा। तो 0 में 1 ऐड करें तो 0 रहेगा ना। 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। हाँ तो 1 नहीं आएगा ना, तो 21, 28 और ये 36, 45 mgh आ रहा है। नहीं, ये भी आंसर नहीं आया बेटा। वर्क जो होता है वो जूल में होता है ना। अभी तो हमें सिंपल इसका टोटल जो वर्क डन है mgh के केस में वो निकाला है। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें, पुटिंग वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो टोटल जो वर्क डन है वो इक्वल आएगा 45। m कितना था? 1.5। g कितना है? 9.8 एंड h कितना है? 0.06। ठीक है बच्चों, आप इन सारों को मल्टीप्लाई करें। अब बताएं क्या आंसर आ रहा है? 42 है, 40 है। चलें 40 जूल्स। तो ये वो वर्क हमें करना पड़ेगा जब हमने इन ईंटों को तह के साथ, इनके तह लगा के ऊपर एक के ऊपर एक रखनी है इस तरह। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक कोई आप में कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कल पूछ सकते हैं। जो लोग लेक्चर वीडियो में देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई मसला हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बंद कर दें।